हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं भीम दया शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज भदोखर रायबरेली के द्वारा माइंड ब्लोइंग क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे चैप्टर दूसरा स्टार्ट किया था क्लास 9 के लिए, भारत का भौतिक स्वरूप। तो पढ़ रहे थे हिमालय पर्वतीय पढ़ चुके थे। ठीक है, इसी में एक पॉइंट था दर्रा। ठीक है, तो दर्रा, ठीक है, दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? तो दर्रा एक पहाड़ों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है। ये कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। दर्रे कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा है, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, एक ऐसा भी स्थान मिल जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या होता है, इस पार से उस पार जा सकते हैं। इनसे हमें लाभ क्या? दर्रों से लाभ ये, इनसे हम क्या बनाते हैं, रास्ता। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से नदियाँ एक देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवेश कर पाती हैं। अगर दर्रे ना हो तो उसमें रास्ता बनाना मुश्किल होगा, वहाँ से नदियाँ प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इससे हमारे प्राकृतिक लाभ हो जाते हैं, जिससे हमें आवागमन में बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। ठीक, तो अगर बहुत सारे अगर दर्रों की बात करें तो आपने पढ़ा होगा जोजिला दर्रा कहाँ पे? जोजिला है, ठीक है, और बनिहाल है। जोजिला, बनिहाल सभी कहाँ है? ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, तो प्रमुख है, इनको हम आपको टॉपिक दे देंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, दर्रे। दर्रे का हमने लाभ बता दिया आपको। दर्रे से क्या लाभ होता है? दर्रे हमारे प्राकृतिक रूप से हमें रास्ता प्रदान करते हैं तथा नदियों के आवागमन में सहायक होते हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व क्या होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे, उसमें इसका महत्व क्या है। तो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व क्या है? ठीक है, ये महत्व, पहली बात तो ये है, अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत भारत में, अगर भारत की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे जरूरी ये है कि भारत में किस दिशा में? उत्तर दिशा में, ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर है तो कैसा है? उत्तर की ओर है, और उत्तर की ओर है तो ये हमें एक प्रकार से कह सकते हैं दीवार का काम कर रहा है। किसका? दीवार का काम। दीवार का काम मतलब क्या है कि भारत जो है, भारत में उत्तर क्षेत्र में हमें बहुत ऊंची पर्वतीय क्षेत्र दीवार के रूप में मिल जाती है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सुरक्षा बढ़ जाती है। पहला हमारा तो यही रीजन हो गया, ठीक है, और यही हमारा भौगोलिक महत्व हो गया। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। दूसरा, इसी हिमालय पर्वत से सदानीरा नदियां बहती हैं। ठीक, सदानीरा नदियां मतलब क्या? सदा मतलब हमेशा, नीर हमेशा बहने वाली नदियां। ठीक है, हमेशा बहने वाली नदियां सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत से जो निकलती हैं उनमें प्रमुखता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत का है, यहाँ पे जो हिमनद हैं, ठीक है, या जो पहाड़ी पर्वत है, ठीक है, उसके पिघलन से ही बर्फ क्या होती है, जल के रूप में हमारे नदियों में बहता है। और इसमें सदा मतलब 12 मासी, इन्हीं को एक नाम दिया जाता है 12 मासी नदियाँ। 12 मासी नदियाँ, ठीक है, 12 मासी नदियाँ मतलब हर 12 महीने बहने वाली नदियाँ, जिनमें कभी पानी नहीं सूखता है। ठीक है,
बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय अगर पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय में चलेंगे तो वहाँ पे होगा कि कुछ नदियाँ क्या होती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन ये जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये नहीं सूखती हैं। अगर इनमें हम बात करते हैं तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, ये सभी की सभी नदियाँ जो है उत्तर भारत से निकलती हैं और ये 12 नदियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद वर्षा के लिए भी सहायक है। वर्षा के लिए सहायक कैसी, जो हिमालय पर्वत है वर्षा के लिए सहायक कैसे, तो वर्षा के लिए क्या है, जब मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठ के हुए उत्तर की ओर बहती हैं तो आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाने के कारण ये अपना वर्षा का जल वहीं पे गिरा देते हैं, जैसे हमारे देश में वर्षा के रूप बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद शीत एवं ठंडी, शीत एवं ठंडी हवाओं के सुरक्षा, ठीक है, शीत एवं ठंडी हवाओं से सुरक्षा। शीत एवं ठंडी हवाओं से सुरक्षा का मतलब ये है कि जो उत्तर में साइबेरियन प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो हमारे जो भारत की उत्तर सीमा है ऊंचे पर्वत होने के कारण भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसका रीज़न यही है कि जो शीत है, शीत लहर है, ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या होता है, उपयोगी वन होते हैं, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ, ठीक है, उपयोगी वन भी, उपयोगी वन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, जड़ी बूटियाँ। इन जो हिमालय पर्वत भौगोलिक क्षेत्र है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ वन पाए जाते हैं, जिनसे हमें औषधि की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब इनमें खनिज संसाधन, अब इस पर्वत पर कोयला, पेट्रोल, अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये हुआ पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। ये हुआ आपका हिमालय पर्वत। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक हमारा था उत्तरी मैदान। क्या था, उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान क्या होता है, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का मतलब क्या है, ठीक, जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय से जुड़ा हुआ भाग है, हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ ही भाग है। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से नीचे का भाग, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्तर दिशा में, तो उत्तरी इसलिए उत्तरी बोला गया। और मैदानी क्षेत्र को बोल दिया गया है कि ये उत्तरी मैदान है, ठीक। अगर इसकी अवस्थिति देखें तो इसका निर्धारण आसाम से स्थिति, ठीक है, हिमालय से इसकी स्थिति निर्धारण होती है और पाकिस्तान तक जाती है, ठीक है। आप पता है पाकिस्तान इसी पश्चिमी पूर्व में है, ठीक है। ये पूरा हमारा जो बेल्ट होता है, एरिया होता है, कैसा होता है, उत्तरी मैदान कहलाता है। अब इससे क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हो जाता है, जो उत्तरी मैदान का निर्माण ज्यादातर नदियों से हुआ है। किससे हुआ है, नदियों से हुआ। आपने पढ़ा कि जो हिमालय पर्वतीय नदियाँ थी 12 हुई हैं और इनके जो निक्षेपण अपना बहाव लेकर आई हैं, तो यहाँ पे जो अपना बहाव छोड़ी है, इसी से इसका क्या हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक। इसे अपर्दनीय मिट्टी भी बोला गया है, ठीक है। अपर्दन मतलब होता है कि एक स्थान से मिट्टी कट के दूसरे स्थान पे आ गई, तो जो यहाँ से कट के आई है मिट्टी, यहाँ पे क्या किया, इसको अपना अवसाद यहाँ पे लेके आई और उसको यहाँ पे सुरक्षित किया और इस पर हम क्या हुआ, हमारा मैदान बन गया, ठीक है। इसके बाद अब इसमें बहुत ज़्यादा ठीक, अब इसका हम देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है इसका, उत्तरी मैदान का ठीक है, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण क्या है, तो पहला है भाबर का मैदान, ठीक है। भाबर का मैदान का मतलब क्या है, भाबर का मैदान का मतलब क्या है,
जब हिमालय से गिरती, ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ गिरती हुई अपने साथ कंकड़ पत्थर अवसाद लेके कहाँ पे आती हैं, उत्तरी क्षेत्र मैदान में आती हैं, और यहाँ पे अपराधन अपना छोड़ती। इसी को क्या बोलता था, भाबर का मैदान बोला जाता है। ठीक है, निक्षेपण अपना यहीं पर छोड़ती, इसलिए इसे भाबर का मैदान कहते हैं। ठीक है, इसी में हमारा आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र में आप समझ रहे हैं आप, इसका विस्तार भी ठीक दक्षिण में है। ठीक है, भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में होता है, क्योंकि पता है जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं हमारा भाबर मैदान दक्षिण मिलता है, और वहाँ पे तराई क्षेत्र आप समझ सकते हैं एकदम समतल मैदान होता है जहाँ की हमारी कृषि भूमि होती है। ठीक है, अब बांगर का मैदान जानते हो, बांगर शब्द आपने पढ़ा होगा, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन जो पुरानी क्या होती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से क्या बनता है, उसका नाम दिया गया है बांगर। और जो नई हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नाम दिया गया है खादर। ठीक है, खादर और बांगर। ठीक है, ये अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है दोआब। दोआब मीन्स क्या होता है, दो मीन्स दो, आब मीन्स पानी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब दो पानी आपस में मिलते हैं, जो उनकी बीच की भूमि होती है उसी को क्या बोला जाता है, दो आब क्षेत्र। ठीक है, जैसे इस तरह पंजाब आपने सुना होगा, पंजाब मतलब पांच आब, पांच नदियों जहाँ पे बह रही पंजाब हो गया, इसी से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके देखें तो इसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, उत्तर मैदान के विशाल का आर्थिक महत्व क्या है, इसका अगर हम आर्थिक महत्व देख लेते हैं, आर्थिक महत्व, उत्तरी मैदान का आर्थिक महत्व क्या है। तो ठीक है, इसका सबसे पहला आर्थिक महत्व आप समझ सकते हैं कि जो उत्तरी मैदान की कृषि है, उत्तरी मैदान की भूमि है, कृषि योग्य सबसे उपयुक्त है। कैसी है, कृषि योग्य शब्द से उपयुक्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि क्या होती है, कृषि संपन्न क्षेत्र। ठीक है, कृषि संपन्न क्षेत्र, उत्तरी मैदान सबसे ज्यादा खेती होती है, और ये क्या होता है, हमारी जीविका का साधन भी बन जाता है। इसी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, खाद्यान्न की पैदावार होती है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न की पैदावारी यहीं पर होती है, उत्तरी क्षेत्र में होती है, उत्तरी मैदान में होती है। ठीक है, इसी का दूसरा रीजन, सबसे ज्यादा निवास इसी उत्तरी मैदान पर ही। ठीक है, उत्तरी मैदान के क्षेत्र पर ही सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसलिए आपको जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तरी मैदानों में मिलती है। ठीक है, इसका रीजन क्या, यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है अच्छी, ठीक है, पैदावार है, और यहीं पे क्या है, उद्योगों का भी यहीं पे, ठीक है, उद्योगों का भी यहीं पर विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, अपना उद्योग है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है। ठीक है, ये हमारा रहा उत्तरी मैदान, उसका महत्व। ठीक है, कृषि संपन्न क्षेत्र है, खाद्यान्न है, अच्छे उपज है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, और यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ है। और संक्षेप में अगर ये कहें तो मैदान सांस्कृतिक, आर्थिक और मानव विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संस्कृति आप देखने को मिलती है, आर्थिक और मानव अधिवास की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलता है, पढ़ लेते हैं इसी में, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसके क्या हो, ऐसा क्षेत्र जिसके तीन ओर क्या हो, तीन ओर जल हो। ठीक है, तीन ओर क्या हो, जल हो, जल 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 और प्रायद्वीपीय का मतलब ये है
जिस स्थल के तीन ओर जल हो वो क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है। ठीक है, इसमें तीन ओर जल हो और एक और स्थल हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। पठार का मतलब क्या है? एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र, पृथ्वी का भूभाग का एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो ऊंचा तो होता है पर्वत की तरह, लेकिन ऊपरी भाग कैसा होता है? समतल हो। ऊपरी भाग क्या हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। ठीक है, पृथ्वी से तो ऊंचाई रहेगी इसकी, लेकिन ऊपरी भाग क्या हो? समतल। उसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ठीक, तो ये होता हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम बात करें तो विश्व का जो हमारा दक्षिणी, अगर हम भारत का दक्षिण भाग की बात कर लें, हमारा दक्षिणी भाग होता है, इसमें क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना पठार हमारे यहीं पे मिलता है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा से बनाती हैं। अब अगर इसका दक्षिणी बिंदु देखें तो दक्षिणी बिंदु आपको हमने सामान्य जानकारी में बताया था, आपका क्या बनता है? कन्याकुमारी। क्या बनता है? कन्याकुमारी। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। इसको याद कर लीजिए, तमिलनाडु में, जो क्या करता है? हिंद महासागर को छूता है। ठीक है, नीचे क्या होता है? हिंद महासागर होता है पूरा। इधर क्या होता है? बंगाल खाड़ी होती है। अगर इसको भारत का दक्षिणी क्षेत्र माने तो बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या होता है? अरब सागर। अरब सागर होता। ठीक है, ये हुआ। अगर हम इसकी अब बात कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण, तो इसमें होती हैं उच्च भूमियां, मध्यवर्ती उच्च भूमियां भी हैं। ठीक है, उच्च भूमियों का मतलब क्या है? अब इसमें सतपुड़ा पर्वत भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है? समुद्र तल से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई होती है। इसकी कितनी होती है? 600 से 900। ठीक है, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पे ये पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी इसी पे बात करते हैं तो दूसरा हमारा इसी टॉपिक आता है दक्कन का पठार। क्या आता है? दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार होता है, ठीक है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्कन का पठार क्या है? त्रिभुजाकार भूभाग है। त्रिभुजाकार क्या है? भूभाग है। यह पठार मुख्यतः किससे निर्मित हुआ है? लावा से। किससे हुआ है? लावा से निर्मित हुआ है। ठीक, अगर इसकी ऊंचाई देखें तो कितना है? दक्षिण में पठार 100 मीटर ऊंचा है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। आपको बताया था 600 मीटर ये ऊंचा है। देखिए, जो भी पैमाइश होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी पैमाइश होती है किसके माध्यम से होती है? समुद्र तट के समुद्र जल से। ठीक है, सब कोई भी अगर हम देखते हैं कि कहीं पे आप देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, हमेशा क्या होती है? समुद्र तल से उसको मापा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम इस पे बात कर लें, इसका भौगोलिक महत्व क्या है? क्या इसका भौगोलिक महत्व क्या है? तो भौगोलिक महत्व इसका क्या है? अब पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे कृषि थोड़ी सी कम है। ठीक है, खाद्यान्न कृषि की अभाव है। खाद्यान्न कृषि का अभाव है, तो यहाँ पे कपास, गन्ने की खेती के लिए उत्तम। ठीक है, कपास गन्ने के लिए बहुत उपयुक्त खेती होती है। खाद्यान्न फसलें तो कम होती हैं, लेकिन अन्य जो फसलें होती हैं, हमारी आवश्यक वस्तुओं बनाने वाली फसलें होती हैं, वो हमारी इससे यहाँ से पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया। ठीक है, उपयुक्त फसलें सब इसी में हो जाती हैं। काजू, केला मैदान के लिए भी अन्य महत्वपूर्ण फसलें यहाँ पर आराम से पैदावार इसकी होती है। ठीक है, दूसरा खनिज संपन्न देश। ठीक है, खनिज संपन्न प्रदेश क्यों है?
ये खनिज संपन्न मैदान है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर आदि इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है। पर्यटन, पर्यटक स्थान भी है। ठीक है। इसी में पंचमढ़ी, महाबलेश्वर। ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, जलवायु लगभग वर्ष में एक समान ही लगभग बनी हुई होती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय में अगर देखते हैं तो हमारी जो जलवायु है एक समान बनी होती है, इसलिए पर्यटक के लिए बहुत अच्छा मैदान और स्थान माना जाता है। ठीक है। इसके बाद बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति यहीं से होती है। बहुमूल्य लकड़ी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाख, चंदन, साल, सबसे महत्वपूर्ण जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो पठारी क्षेत्र में आपको होता है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पौधे जो वन होते हैं वो उपयुक्त वन पैदावार होती है। तो उपयुक्त वन जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हमारे जड़ी पर्वतीय में बात कर रहे थे तो वहाँ पे कौन से पौधे हो रहे थे, औषधि वाले। ठीक है। औषधि पौधे बहुत वन हो रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पठार में बात कर लेते हैं, महाद्वीपीय पठार पे, तो यहाँ पे चंदन, साल, ठीक है, ऐसे लाख, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू, ठीक है, टिमरू के वृक्ष के पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरौंजी, ठीक है, अग्निवार रेशा, घास आदि मूल्यवान उपजे यहाँ पे पैदावार होती है। इसलिए ये क्या है, ये पठार है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, इसीलिए भारत को एक संपन्न राष्ट्र कहा जाता है, या सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम जैसे क्षेत्र से नीचे की ओर आ रहे हैं या उनके क्षेत्र का बंटवारा कर रहे हैं, तो हर एक क्षेत्र अपने किसी न किसी महत्व के लिए अवश्य जाना जाता है। ठीक है। किसी न किसी क्षेत्र के लिए अवश्य जाना जाता है। ठीक है। तो इसको आप समझिए, पढ़िए, इसमें जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछिए। ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं, इसमें हम ये बताना भूल जाते हैं कि आप इसका एक काम कर सकते हैं, आप इसे जो भी समझ में आ रहा है वन लाइनर पॉइंट, ठीक है, आप रफ कॉपी में लिख लीजिए। रफ कॉपी में जो लिखते जाएंगे तो आपको जब हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग भेजते हैं तो आप लोग हल करके उससे भेजिए। ठीक है। तो ये आपकी क्लास रही। अब इसके बाद हम अगली क्लास कल पढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए और हर वर्क, जो भी वर्क दिया जाए आपको, उसे ईमानदारी से करते रहिए। और दूसरा कार्य, कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी मदद करिए। ठीक है। उन्हें सहयोग करिए और उनको आपस में जोड़ने का कार्य करिए। ठीक है। और माइंड बुलिंग क्लासेस हमारी अच्छी लग रही क्लासें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए